हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर 6 अक्टूबर 2021। क्या इंपॉर्टेंट है पेपर में वो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, है ना, लखीमपुर खीरी में किस तरीके का हालात रहा है। कल हमने इसको डिस्कशन किया था। वहीं पर प्रियंका गांधी को भी कस्टडी में ले लिया गया था, भाई अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो फ्रंट पेज पर है वो है नोबेल प्राइज को लेकर के। यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई कि क्लाइमेट जो एक्सपर्ट्स हैं, थ्योरिस्ट जो हैं, जिन्होंने इसको क्लाइमेट को लेकर के अपनी थ्योरी दी थी, उन लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है और उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। यूएस जापानीज साइंटिस्ट शुकू रो मानाबे और क्लॉस हेजलमान ऑफ जर्मनी एंड ग्योर्गो पेरिसी ऑफ इटली, इन तीनों को ज्वाइंटली तरीके से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है क्लाइमेट के ऊपर थ्योरीज को ये बताने के लिए कि भाई कि जिस तरीके का जो एनवायरमेंट है या कार्बन एमिशन है जो कि इफेक्ट पहुंचा रहा है क्लाइमेट को लेकर के, ये सारी थ्योरीज इनके द्वारा यहां पर दी गई। क्लियर। तो इनको इसका नोबेल प्राइज के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं। फिर वही बात 15 जज जो है हाई कोर्ट के, उनके ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है ना। उनके ट्रांसफर की यहाँ पे कौन कौन से हाई कोर्ट से किस हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर किया गया है, क्या नाम है उनका, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है और इसको हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं कि नेवर दी रिकमेंडेड इट टू दी लॉ मिनिस्ट्री बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीजों को बताया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम, और ये क्या है ये हम काफी बार देख चुके हैं। इसके बाद में उसी के साइड में आपको एक और आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा कि डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत आ रही है सैटरडे को क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस को लेकर के। मतलब अब आप देख रहे होंगे कि जिस जिस तरीके से जो कॉप समिट है जैसे जैसे पास आती जा रही है उसको लेकर के अब ये टॉक बहुत तेजी से चल रही है। यहां पर डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, जो कि भारत के अंदर आ रही है और इनका भी यही मुद्दा रहेगा कि भाई कि क्लाइमेट को लेकर के जो वादे किए गए हैं, जो टैग लाइन रखी गई है या जो डेडलाइन रखी गई है, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन को कम करने की यहाँ पे बात को मेंशन किया गया है। कोप 26 यूएन समिट के अंदर क्या हम एक्शन लेने वाले हैं इन चीजों को लेकर के, यहाँ पे बायलेटरल तय किए जाएंगे, बातें होंगी, इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां पे क्या चलता है, मोनार्की रूल चलता है ना। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कोप 26 इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे भाई। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि 2-3 दिन से हम न्यूज कवर कर रहे थे श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन को और उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के, यहाँ पे कि भाई कि जो वहां का श्रीलंका का जो क्या बोलते हैं एक्ट है 13th अमेंडमेंट, जिसको ये कहा जा रहा है कि भाई हम इसे अमेंडमेंट करेंगे हमारे कानून के अंदर, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पे श्रृंगला जी, हर्षवर्धन श्रृंगला वहां पे गए हुए थे। 4 डेज की ये विजिट थी और उनमें किन किन मुद्दों को लेकर के बातें हुई हैं, उसमें वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने की बात की गई है, ईस्टर्न टर्मिनल को लेकर के भी यहाँ पे बातें हुई हैं, जो कि इनसे इंडिया से लेकर के श्रीलंका ने एंड टाइम में चाइना को दे दिया था और चाइना इस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट के काम कर रहा है। लेकिन अब श्रीलंका को ये लग रहा है कि भाई कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर देखने को मिल रहा है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत श्रीलंका के अंदर, तो उसी तरीके से उन्होंने सपोर्ट लेने के लिए कहा इंडिया का, तो इंडिया के द्वारा कनेक्टिविटी की जाएगी।
है ना, कौन कौन सी फ्लाइट्स यहाँ पे स्टार्ट की गई हैं कोलंबो से, वहां के जो और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे एंड हुआ है श्रृंगला जी का टूर विजिट। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहा है हमारे एयर चीफ मार्शल जो अभी रिसेंटली बने हैं, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, और इन्होंने कहा है कि भाई कि 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भारत के अंदर आने वाले 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि अभी 35 स्क्वाड्रन ही बन जाए अगले 10 साल में तो वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहा जा रहा है हमारे एयर चीफ मार्शल के द्वारा। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पैंडमिक की वजह से उसमें गैप आ गया है ना, इन्वेस्टमेंट रुक गया था, लेकिन अब उसको धीरे से हम बढ़ाएंगे। अभी स्क्वाड्रन क्या है भाई, ये कुछ फाइटर प्लेन का या उनकी एक पूरी टीम का, जिसमें 15 to 30 के आसपास में जो पूरी टीम होती है उसका एक स्क्वाड्रन होता है। तो ऐसे 42 फाइटर स्क्वाड्रन की यहाँ पे बात की गई है कि अभी हाल फिलहाल में पॉसिबल नहीं है, ये कहा जा रहा है एयर चीफ मार्शल के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 8 अक्टूबर यानी आज से 2 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स डे। तो इसको इसके बारे में यहाँ पे ये चीजों को बताया गया है। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। क्या है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा होगा बिजनेस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे लिखा है कोल टू लास्ट लेस देन द 4 days 64 पावर प्लांट्स। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके के हालात चल रहे हैं, और कोल का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो गया है ना, और कोल खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी जब कोल ही नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई कि आने वाले अगले 4 दिन का ही कोल अब बचा हुआ है, इसके बाद क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा ये सारी चीजों को, ये रिपोर्ट को रखा गया है कि किस तरीके का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको ध्यान में देखते हुए ये सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें पैंडमिक का भी एक असर बताया कि भाई कि पैंडमिक की वजह से भी बहुत गैप आ गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। और ये भी बताया गया कि जिस तरीके से हम फास्टली तरीके से इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें भी हम कोल का इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनसे हमें किस किस तरीके से उनका किस तरीके से यूटिलाइज करें कि जिससे हमारा काम आसानी से हो सके, या एनर्जी के हम और कौन कौन से रिसोर्सेज को डेवलप करें कि भाई कि कोल वाला जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको हम धीरे से कम कर सकें। इससे फायदे भी हैं भाई कि एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही अदर रिसोर्सेज यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के तहत, और साथ में इन्वायरमेंट भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं फिल्मिंग द फर्स्ट मूवी इन स्पेस। रशिया ने ये प्लान किया है, रशिया ने अपने जो एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर हैं उनको ISS फॉर 12 days मिशन के लिए यहाँ पे पहुंचा दिया है, जो कि रशिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। वहां पे एक मूवी की शूटिंग होने जा रही है, जहां पे एक्टर और एक्ट्रेस को यहाँ पे स्पेस में पहुंचाया जाएगा, पहुंचा दिया गया है 12 दिन के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है, और ये पहली ऐसी मूवी है जिसकी शूटिंग स्पेस के अंदर रिकॉर्ड होगी। उसके बाद में यहाँ पे फिर से ओकस को लेकर के बात हुई है कि जो ब्लिंकन है अमेरिका के स्पोक पर्सन वहां, वो मैक्रोन से बात करेंगे भाई ओकस का जो डैमेज रिपेयर है उसको लेकर के, यहाँ पे इन मुद्दों को बातें की जाएगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन यानी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस एंड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। तो ओकस के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। ओकस क्या है, इनको बार बार हम पढ़ चुके हैं हमारे क्लास में। फिर यहाँ पे कोविड को लेकर के, फिर एक्स ग्रेशिया को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, कंपनसेशन को लेकर के एडिटोरियल पेज में कि 50,000 जो स्टेट जो रिलीफ फंड है जो कि कोविड कॉज की वजह से, पैंडमिक की वजह से जिनकी जाने गई,
उन परिवारों को 50-50 हजार रुपए STRF के तहत दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ स्टेट अपना ऑब्जेक्शन जता रहे हैं कि भाई कि हम नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि ये बाउंडेशन है कि आप सभी को ये देना ही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। एक्स ग्रेशा क्या है, कंपनसेशन क्या है, ये हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे आरबीआई के माइक्रो फाइनेंस जो प्रपोजल है इसकी बात की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये किस तरीके से एंटी पुअर फाइनेंस प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ किनको हेल्प करेगा भाई, ये प्राइवेटाइज जो सेक्टर है इनको ही हेल्प करेगा। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको ही बढ़ावा मिलेगा और वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस को लेकर के बात की गई है कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग बाग इस माइक्रो फाइनेंस के तहत लोन ले सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। क्लियर? और कुछ डेटा भी मेंशन किया गया है भाई इसके अंदर। फिर एडिटोरियल में बात की गई है ऑकस वर्सेस क्वाड को लेकर के, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को लेकर के। यहाँ पे ऑथर लिख रहा है भाई। क्लियर? अगला वाला पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे इस आर्टिकल को भी हमने पहले कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ऑथर लिख रहा है कि भाई कि अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से पुलिस का जो रवैया है, व्यवहार है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऑथर लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कस्टडियल जो वायलेंस है या जो डेथ है उसको लेकर के यहाँ पे बातें बताई हैं। इन्होंने ये भी बताया है यहाँ पे कि भाई कि तमिलनाडु के अंदर का जिस तरीके का केस था बाप बेटों का कि दुकान कोविड के पैंडेमिक के टाइम पीरियड में थोड़ा सा लेट बंद होने के मामले में उनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया, उनको इतना मतलब परेशान किया गया कि जिससे उन दोनों की डेथ हो जाती है। वहीं पर यूएस का एक मामला भी यहाँ पे बताया गया कि भाई कि जिस तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। क्लियर? और उसका दम घुटने की वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। तो ऐसा इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस चीज को बताई गई है। जॉर्ज फ्लॉयड की बात की गई है। 2020 मई का डेटा है, यूएस के अंदर का ये मामला था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। उसी तरीके से तमिलनाडु का भी ये मामला है। तो पुलिस कस्टडियल जो चीज है उसके अंदर किस तरीके का वायलेशन देखने को मिल रहा है उसका रिकॉर्ड भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बताया गया है। तो ये था एडिटोरियल पेज में इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना आज के पेपर में। अब हम एक एक करके हमारी स्लाइड को डिस्कशन कर लेते हैं भाई। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जिन्होंने थ्योरी जो बताई है उसको लेकर के 3 लोगों को ज्वाइंटली तरीके से नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया जाएगा। और वो नाम यहाँ पे मेंशन भी किया गया है भाई, उन्हें आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, अपनी लिस्ट को बना लीजिए। यूएस जापानीज जो साइंटिस्ट है शिकुरो मनाबे, इनको। दूसरा क्लॉज हैजलमान जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। और इसके अलावा जॉर्ज जियो पेरिसी जो कि इटली के साइंटिस्ट हैं। यानी एक यूएस जापानीज साइंटिस्ट, एक जर्मनी और एक इटली, मतलब इन 3 देशों के अलग अलग साइंटिस्ट को जो जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की थ्योरी के बारे में बताया। तो उस चीज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन तीनों को ज्वाइंटली तरीके से दिया जाएगा 10th ऑफ दिसंबर। ध्यान रखेंगे अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, दिया कब जाएगा 10th ऑफ दिसंबर के दिन। क्लियर? क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने बताया, थ्योरीज को बताया कि भाई कि किस तरीके के हालात होते जा रहे हैं। और ये कल भी हम लोगों ने इस स्लाइड को रखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए भाई। 1895 अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपने इस चीज को जिक्र किया था कि भाई कि उनके जाने के बाद उनके पैसे का सही तरीके से यूटिलाइज हो। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडिश साइंटिस्ट फिजिक्स की फील्ड के जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया 1866 में। और उसके बाद में इन्होंने अपने पैटेंट को
प्रोटेक्ट कराया और उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर कराया, और उसके बाद में इस पैटेंट का उनको इतना देश दुनिया से पैसा मिला, बिकॉज क्योंकि डायनामाइट का इस्तेमाल डिफेंस के अंदर किया जाता है, साथ में माइनिंग के जितने भी काम होते हैं उसके अंदर हमें डायनामाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज से इन्होंने इतना पैसा कमाया, उस पैसे को नोबेल फाउंडेशन के रूप में इन्होंने इकट्ठा वहां के बैंक के अंदर किया, जिसको हम स्वीडिश बैंक कहते हैं। और फिर लास्ट टाइम में जब नोबेल साहब अपने अंतिम टाइम में चल रहे थे, लास्ट टाइम जब चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा, जिसको हम वसीयतनामा कहते हैं, कि भाई आखिरी समय में इन्होंने अपने वसीयतनामे में लिख के गए कि उनके इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी उनके जाने के बाद इनके इस पैसे का इस्तेमाल नोबेल प्राइज के रूप में दिया जाए, जो जिन्होंने अपनी लाइफ पूरे इन्वेंशन या नई नई डिस्कवरीज में लगाया, तो उनको साल में एक बार उनको अवार्ड या इस तरीके से रिवार्ड्स दिए जाए। क्लियर? तो ये चीजें हुई 1895 में। नोबेल फाउंडेशन या स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नार्ड ने स्टैब्लिश किया 5 नोबेल प्राइज का कॉन्सेप्ट। ठीक, दिया जाना कब से शुरू किया गया? तो 1901 से इसकी शुरुआत की गई, और नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। एक तरीके का ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और 1895 के इस कॉन्सेप्ट को फाइनली फिर 1900 में स्टैब्लिश किया गया, और 1901 से इस प्राइज की शुरुआत की गई। पहले ये 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, यानी केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं। तो पहले 1901 में ये 5 सब्जेक्ट्स में दिया जाना शुरू किया। बाद में 1968 में इसमें एक प्राइज और ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक, तो टोटल यदि आपसे पूछा जाए आज की डेट में एग्जाम में कि कितने फील्ड में या कितने सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। या अगला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट किया गया, लेकिन सबसे लास्ट में इसमें शामिल होने वाला अवार्ड या सब्जेक्ट कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है 1968 में इसमें इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। क्लियर? यहां पे हम देख लेते हैं किस किस तरीके से ये अवार्ड दिया जाता है, तो कितने सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, देता कौन है, तो स्वीडन देता है ना। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहां से बिलोंग करते हैं? तो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। पीस के नोबेल प्राइज को अनाउंसमेंट नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। क्लियर? यहां पे आप देख लीजिए भाई, स्वीडन नॉर्वे हो ही गया है। किसके द्वारा? अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस के द्वारा, साइंसेस के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस, ये 3 सब्जेक्ट के नोबेल प्राइज ये मिलकर के डिसाइड करते हैं। एंड नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्राइज यहां पे डिसाइड किया जाता है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर का प्राइज, एंड नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा पीस का नोबेल प्राइज, यानी इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कौन डिसाइड करेगा, ये बताया गया है। क्लियर? इसमें रिवार्ड्स में क्या दिया जाता है भाई? एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा एंड द मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है इसमें, जिसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है भाई। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है भाई। क्रोना जो करेंसी है, क्रोन जो करेंसी है, स्वीडन के अंदर चलती है, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है, यानी लगभग, ये कल मैंने आपको बताया था, कुछ 8.5 करोड़ रुपए के आसपास में प्राइस दिया जाता है। क्लियर? एक सब्जेक्ट में मिनिमम एक को मिलेगा, और मैक्सिमम यदि हम बात करें एक सब्जेक्ट में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 को मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बार के फिजिक्स में कितने साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। क्लियर? अब इसमें भी एक इसके अलोकेशन को लेकर के थोड़ा सा वो है कि 8.51 में जो पहला लीडरशिप है या जो मेन पर्सन है, उसको मिलेगा 4.25 करोड़ के आसपास अमाउंट, और बाकी के 2 मेंबर्स को 4.25 का हाफ हाफ जो मनी है, प्राइज मनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इस तरीके का 3 में जो अलोकेशन है मनी का, प्राइज मनी का, वो इस तरीके से होता है। क्लियर?
तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है। फर्स्ट अवार्ड जो है 1901 में दिया गया था, क्लियर। और 603 प्राइजेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से लॉरियट्स जिनको अभी तक मिल चुके हैं प्राइज वो है 962 लॉरियट्स, क्लियर। ये डेटा मैंने आपको बताया है 2020 तक का। अब अगले आपके सामने ऐड होते जाएंगे, क्योंकि अभी 2 फील्ड के ही हमारे पास नॉमिनेशन आए हैं, अप्रूवल आए हैं, बाकी की 4 फील्ड अभी बाकी हैं, क्लियर। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भारत के वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, कब मिला है और किस सब्जेक्ट के लिए मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्लियर। चल, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 15 हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर को लेकर के। यहां पे बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इन्होंने जिस तरीके के रिकमेंडेशन दिए थे उसको, उनके ट्रांसफर, उनके नाम और किस जगह से किस जगह उनके ट्रांसफर किए गए हैं, इनकी बात यहां पे बताई गई। लेकिन ये सारे ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ये किन के बेसिस पर होते हैं, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कई बार पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में। उसे हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की उसमें यदि हम देखें तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस और उनके ट्रांसफर को लेकर के यदि एक्सप्लेनेशन है तो वो इस आर्टिकल में। और यदि हम हाई कोर्ट के अंदर की बात करें जजेस के रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर को लेकर के, तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको करेगा, लेकिन आर्टिकल होगा 217 के अकॉर्डिंग। तो यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। इसमें पहले ये कॉन्सेप्ट था 1981 में, ऐसा डिसाइड किया गया था कि भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे, 1981 में जो फर्स्ट केस आया था जजेस का, उसमें यह कहा गया कि सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होंगे वो ये रिकमेंड करेंगे कि हु द नेक्स्ट चीफ जज या फिर हु द नेक्स्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजों को के लिए एक ही व्यक्ति रिकमेंड करता था और वो था भारत का चीफ जस्टिस इंडिया, है ना। चीफ जस्टिस ही ये डिसाइड करता था। फिर उसके बाद में इसके नंबर को या इस पैनल को थोड़ा सा बढ़ाया गया, ठीक, एक मेंबर बॉडी को बढ़ा करके 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया, और ये हुआ सेकंड जजेस केस 1993 में, क्लियर, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, री इंट्रोड्यूस, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इसमें एक चीफ जज होगा एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के, यानी 3 पैनल मेंबर जो है कॉलेजियम सिस्टम है, ये मिलकर के अब डिसाइड करेंगे कि किसका ट्रांसफर करना है, किसको रिक्रूट करना है, ये सारे काम यहां पे होंगे। फिर उसके बाद में थर्ड जजेस केस आया 1998 में, और इस जो मेंबर की पैनल है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। अब पहले एक कर रहा था, फिर 3 हुए, अब मिलकर के 5 लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसका ट्रांसफर करना है, किसका रिक्रूटमेंट करना है ना। अब इसमें क्या होगा कि एक चीफ जज और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के ये डिसाइड करेंगे, मतलब ये है कॉलेजियम सिस्टम। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मेंबर इन कॉलेजियम सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 5 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जज होता है, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, क्लियर। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, एक्सपेंडेड टू द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ 5 मेंबर्स, आर्टिकल 143, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से फिर से समझ में आ गई होंगी। वैसे तो पढ़ रखा है, लेकिन एक तरीके से रिवीजन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर। चलिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है एक और क्वेश्चन का आंसर, और वो क्वेश्चन है कि भारत के अंदर कितनी हाई कोर्ट है और लास्ट हाई कोर्ट कौन सी बनाई गई थी, ये चीज आपको बतानी है, क्लियर। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट को लेकर के। जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की, सैटरडे को वो आ रही है, ठीक है,
और ये क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पे बात करेंगी। मोदी जी से मीटिंग होगी, है ना, बातचीत की जाएगी और उसमें क्लाइमेट मेन फोकस रहेगा। तो देखिए, क्लाइमेट को लेकर के हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे बात करने आ रही हैं डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, है ना। विमेन जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है, ये आ रही है भारत में। और अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई कि ये डेनमार्क कहाँ पर आता है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये मैप आप देख सकते हैं। मैप में ये जो आपको डार्क दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई, है ना। और डेनमार्क बहुत सारे इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आती हैं, उसमें डेनमार्क आपको टॉप 5 कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो डेनमार्क अपने आप में एक बहुत ही ग्रो करने वाला नेशंस है अलग अलग इंडेक्सेस में। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो डैनिश यहाँ की लैंग्वेज है। क्लियर। यहाँ की पॉपुलेशन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल चलता है, तो मोनार्की रूल चलता है। मार्गरेट जो सेकंड है यहाँ के मोनार्क हैं। और प्राइम मिनिस्टर आप सभी को पता ही है, जो सैटरडे को यहाँ पर आ रही है विजिट करने, मेटे फ्रेडरिक्सन, है ना। इनकी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो क्लाइमेट चेंज समिट जो होने वाली है, इसके लिए भी मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बता देता हूं। वैसे हम ये भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन नए एस्पिरेंट्स जो बैठे हैं हमारे साथ में, उनको भी पता होना चाहिए। तो 2021 का जो क्लाइमेट चेंज समिट है, जिसको हम कोप के नाम से जानते हैं या कोप 26 कहा जाएगा, COP26। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कोप क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 197 मेंबर्स कंट्री हैं, ये मिलकर के कॉन्फ्रेंस करती हैं साल में एक बार क्लाइमेट को लेकर के। इसलिए हम इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, है ना। पार्टीज यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो 2021 में एडिशन होस्ट किया जाएगा, वो 26 नंबर का होगा। 12 नवंबर 2021 में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इस बार यूनाइटेड किंगडम की जो पार्टनर कंट्री होगी, या ऑर्गेनाइज बाय 2 कंट्री मिलकर के करेंगी, होस्ट होगा जरूर यूके के अंदर, लेकिन पार्टनर कंट्री इस बार कौन है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। क्लियर। और ऑर्गेनाइजर कौन है जो इसे ऑर्गेनाइज कराता है, तो मैंने अभी जस्ट आपको फुल फॉर्म बताया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। चलिए, प्रेसिडेंट की हम बात करें तो आलोक शर्मा राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट है। और लास्ट समिट के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है, 2020 की ये समिट नहीं हो पाई थी कोविड पैंडेमिक की वजह से, तो इसे एक्सटेंड किया गया 2021 के लिए। और ये समिट ऑर्गेनाइज होगी कहां पर, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। क्लियर। चलिए, अब इस लिस्ट को देख लीजिए, क्योंकि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। क्या होगा, पूछा जाएगा कि फर्स्ट समिट कब ऑर्गेनाइज की गई थी, तो 1995 में कोप 1 ऑर्गेनाइज की गई थी और जगह थी बर्लिन। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की। दूसरा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये कि भारत में कभी हुई है क्या, तो यस, भारत में हुई है 2002 में। कोप 8 यानी 8वें नंबर की समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली बोले तो कहां पर है, तो इंडिया के अंदर इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। अगली हम बात कर लेते हैं, यहां पे देख लीजिए कोप 26 2021। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज की जाएगी। लास्ट वाली मैड्रिड स्पेन के अंदर होगी। इसमें चर्चाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, चर्चाएं होती हैं एक तो ये वाली समिट को लेकर के, जिसको पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें
यही चीज है कि जो कोप 26 होगी 2021 की 12 नवंबर को स्टार्ट जो होगी, उसमें यही चीज है कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट जो 21 नंबर की कोप हुई थी, कोप 21 पेरिस क्लाइमेट चेंज फ्रांस का जो फ्रेमवर्क है या जो प्रिंट है, फुटप्रिंट जो है, उसको फॉलो किया जाएगा। यानी उसको अमेंडमेंट करने की बात ये अब इस बार के समिट के अंदर होगी, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे कि इसके प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी तक आपका कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा था, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं? तो अभी तक हम जो फॉलो कर रहे थे वो था क्योटो प्रोटोकॉल। यहां पे इसकी बात हम करते हैं। क्लियर? तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल सुनने में आएंगे, लेकिन इस बार जो हम जिसकी फ्रेमवर्क को बिल्कुल अडॉप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट की का जो प्रोटोकॉल होगा उसको माना जाएगा। क्लियर? यदि सबकी सहमति आपस में बन जाती है तो आगे बात करते हैं। तो यही यहाँ पे फिर इन्होंने कहा है कि 42 फाइटर जो स्क्वाडन की टीम है ना, वो अभी पॉसिबल नहीं है आने वाले 10 से 15 साल के अंदर। लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठ सकते हैं, इसके लिए हमें काम करने पड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने जब ओथ ली थी, या ये जब एयर चीफ मार्शल बने थे, तब इन्होंने कहा था कि हम हमारी सारी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेंगे। तो इन्होंने यही चीज को लेकर के ये बात कही गई है। अभी इन्होंने कहा है कि भाई कि 42 तो टारगेट दूर है, लेकिन हम 35 स्क्वाडन जो टीम है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइटर स्क्वाडन को हम प्रिपेयर पहले कर ले, फिर बागे बात के टारगेट हम देखेंगे। और इन्होंने ये भी एक चीज कही है कि जो स्क्वाडन, फाइटर स्क्वाडन जो होता है, उसकी जगह कोई मिसाइल नहीं ले सकती है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं ले सकती है। ये इनका काम अलग है इसके कंपेयर में। यहां पे देखिए S-400 की बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर कमेंट बॉक्स में है। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई अब आने वाली क्लासेस आपकी ऐसी ही रहेंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। तो जल्दी से बताइए, S-400 को लेकर के इंडिया की डील किस देश के साथ में हमारी चल रही है, और S-400 मिसाइल हम खरीद रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे एयरफोर्स की बात निकली है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर वन, अभी जो सेलिब्रेशन होगा इंडियन एयरफोर्स का, ये सेलिब्रेट करेगा 89th एयरफोर्स डे, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2021 8th ऑफ अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये कब स्टैब्लिश हुई है? तो 8th ऑफ अक्टूबर, ऑन दिस डे एयरफोर्स इन इंडिया वाज ऑफिशियली रेज्ड इन 1932। क्लियर? इसको पहले इंडियन एयरफोर्स के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इसको रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था। 1933 में फर्स्ट ऑपरेशन स्क्वाडन हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें शामिल कर दिया गया भाई ब्रिटेन के द्वारा। ये हमारी इच्छाएं तो नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन ने हमें जानबूझ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डाल दिया, तो यहाँ पे इस चीज को कहा गया है। फिर 1950 में जब हम क्या हुए, हम रिपब्लिक बने, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स नाम रख दिया गया। किसका नाम से? रॉयल इंडियन एयरफोर्स से हमने फिर हमारा नाम रखा इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? इसके बाद ये लाइन आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएसए, चाइना एंड रशिया। मतलब हम टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आते हैं भाई, और उसमें भी फोर्थ पोजीशन की बात कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की यदि हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका जो मोटो है वो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। ये लिया गया है किससे? ये टेकन फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। मतलब हमने ये जो मोटो है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमने भगवत गीता से लिया है। इसके बाद में बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। क्लियर? ध्यान रखेंगे। और अब तो तीनों सेनाओं का भी कंट्रोलिंग किसके पास में आ गई है, ये चीज भी आपको पता है। सीडीएस कहा जाता है,
है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो तीनों की जो कमांडिंग है वो सीडीएस के पास में, देन फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कोल खत्म हो गया है भाई, ऐसा कहा गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि जिस तरीके से हम प्रोडक्शन या माइनिंग कर रहे हैं उस चीज को देखते हुए हम बात करें तो आने वाले 4 दिन के लिए ही हमारे पास कोल बचा है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं हमको खुद को ही नहीं पता है। नो यूनिट हैज एट लिस्ट 8 डेज स्टॉक, सीईए की रिपोर्ट ये कह रही है भाई। क्लियर। अब एनर्जी को लेकर के हम बात कर लें तो ये तो हुई बात स्टॉक की। स्टॉक के अलावा भी हम अब थोड़ा से कुछ ग्राफ को देख लेते हैं भाई। ये है वर्ल्ड ग्राफ और ये है इंडिया का एनर्जी ग्राफ सिस्टम, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये अभी लेटेस्ट डेटा है। इसमें कहा गया है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय दी सोर्सेस, ठीक। लगभग कुछ इतना प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कोल का। देख सकते हैं आप कितना बड़ा परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड में, कि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल से, है ना, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम आइए कहां पर होती है, तो कुछ इस तरीके से कि भाई कि ऑयल है 4.1%, न्यूक्लियर एनर्जी है 10.6%, फिर हाइड्रो है, हाइड्रो का 16%, मतलब जिनके ज्यादा रिसोर्सेज, जिनके ज्यादा परसेंटेज होने चाहिए वो कम है। उसके बाद में बायोमास एंड वेस्ट के द्वारा 1.8%, जियोथर्मल के द्वारा 0.6%। देखिए आप, सोलर के द्वारा ज्यादा होनी चाहिए तो वो उतनी ही कम है 1.1%। विंड एनर्जी की तरफ जाएं तो 3.5% एंड नेचुरल गैसेस के थ्रू की बात करें तो 22.9%। ये है वर्ल्ड का कुछ एनर्जी के जनरेशन का ग्राफ। आगे बात कर लेते हैं इंडिया के एनर्जी बास्केट की। तो इंडिया देखिए वर्ल्ड में कितना परसेंट, तो इंडिया के अंदर की यदि हम बात करें तो ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ना यहां से यहां तक का, इसमें भी आप एक वर्ड देख सकते हैं कि यहां पे किसकी बात हो रही है, थर्मल कोल की बात हो रही है, जिसमें 79.1% अकेला किससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कोल से, थर्मल से हो रही है भाई। क्लियर। इसके बाद में बात करें न्यूक्लियर पावर से 3.2% हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब वही, यानी विंड हुआ, इसके बाद में सोलार हुआ, इससे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से भी ज्यादा होना चाहिए तो वो भी कम है, परसेंटेज 11.6%। तो ये है कुछ एनर्जी का इंस्टॉलेशन का ग्राफ जिससे हमारे देश में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की। देखिए 2020 के डेटा हैं दोनों। क्लियर। वर्ल्ड एनर्जी की रैंकिंग की यदि हम बात करें तो ये है सप्लायर कंट्री। क्लियर। और ये है कंजप्शन कंट्री की, कितना एनर्जी का कंजप्शन होता है, ये है कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी का। तो उसमें वर्ल्ड में यदि बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस या इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो है चाइना। क्लियर। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। मतलब इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसके बाद में रशिया, टॉप फिफ्थ में आता है जापान, उसके बाद में कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस। तो ये कंट्रीज मिलकर के टॉप 10 कंट्रीज में आती हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, जितना थर्मल, जितना कोल पावर की तरफ जाते हैं तो यही वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन के भी काम करती हैं। कार्बन एमिशन यानी क्लाइमेट को लॉस पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का काम, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन, तो कंजप्शन की वजह से इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी है। यहां पे हम बात कर लीजिए, अब कंजप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंजप्शन के मामले में यहां पे चाइना ही आता है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, चौथे नंबर पे रशिया। उसके बाद में बात करें फिफ्थ नंबर पे तो जापान आता है, ब्राजील आता है, साउथ कोरिया, कनाडा,
जर्मनी, ईरान, इंडोनेशिया, फ्रांस, तो ये कंजप्शन के मामले में ये टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के मामले में और सबसे ज्यादा कंजप्शन करने के मामले में भारत का कौन सा रैंक आता है? चार ऑप्शन आपको दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक, या और थोड़ा सा उसको चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर? यहां पे एक्स ग्रेशिया की बात की गई है, वही रिस्पांस रिलीफ फंड को लेकर के बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बाउंडेशन डाल दी है कि भाई कि आपको किसी भी हाल में ये मना नहीं कर सकते हैं कि हम रिलीफ फंड नहीं देंगे। कोविड 19 जो डेथ हुई थी, मोर्टेलिटी रेट जो देखने को हमें मिला था, खास करके सेकेंड पेंडेमिक जो थी भारत के अंदर, वो बहुत ज्यादा डेंट दे करके गई है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि हमें वो रिलीफ फंड देना ही होगा। और ये कौन देता है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और रिवीजन के बिहाफ में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इश्यूड द ऑर्डर एक्स ग्रेशिया ऑफ द ₹50,000। ठीक है, यहां पे ये बात की जा रही है। और ये क्यों दी जा रही है कि कोविड 19 की वजह से जिन लोगों की जानें गई उनको ये पैसा दिया जाएगा। और ये रिकमेंड किसने किया है? रिकमेंड किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ध्यान रखेंगे, साल भर जो सरकार बजट रखती है उसमें सरकार का एक जो हिस्सा होता है बजट में, एस्टिमेशन में, उसमें एक रिलीफ फंड या नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ फंड होता है उसके लिए भी पैसा रखा जाता है, क्योंकि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूट देती है। यहां पे हम बात करेंगे। और ये अमाउंट जो है जो डिसबर्स किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? कोविड 19 के तहत जितना जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए ये एक्सग्रेशा है, इसकी यहां पे बात की गई है। SDRF हैज बीन द कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 48(1)A डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये सारे कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। और आप लोगों ने आंसर किया था भाई कि 13th फाइनेंस कमिश्नर कौन? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, विजय केलकर 13th फाइनेंस कमिश्नर के कमीशन के चेयरमैन थे। बिल्कुल सही था आपका जवाब। क्लियर? प्राइमरी जिसकी हम बात करें तो ये सारी ऑडिटिंग किसके अंडर में आती है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर में आती है। ये भी मैंने आपको बताया था। इसका कॉन्सेप्ट आर्टिकल 148 से 151 के अंडर में आता है, जिसको हम CAG या कैग बोलते हैं। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं सेंट्रल का जो कंट्रीब्यूट है। मैंने अभी आपको बताया कि बजट में इसके लिए एक अलग सा एस्टिमेट या फंड रख दिया जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में या आने वाले साल में हो सकता है कि डिजास्टर आए, तो पहले ही फ्यूचर के लिए हम इतना पैकेज रख देते हैं जिसके लिए अलॉटमेंट करती है सरकार। सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है इस फंड में, सेंटर 75% है ऑफ द SDRF अलोकेशन के अंदर। ध्यान रखेंगे, जब बात यूनियन टेरिटरीज की आ जाए या फिर स्पेशल स्टेटस कैटेगरी वाले स्टेट जब आ जाए, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ करके 90% हो जाता है। मतलब बाकी का 25% किसके अंडर में? स्टेट के, और इधर 10% यूनियन टेरिटरी और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट। जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो यहाँ पे लद्दाख भी आ जाएगा भाई, क्योंकि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। तो ये सारे स्टेट की जो रिलीफ फंड है, डिजास्टर रिलीफ फंड है, वो इस तरीके से अलोकेट किया जाता है। अब बात करें डिजास्टर की, तो इसमें कौन कौन से डिजास्टर कवर किए जाते हैं? तो यहाँ पे साइक्लोन है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, फायर है, उसके बाद में फ्लड है, सुनामी है। इन सारी चीजों को लेकर के हम बात करते हैं डिजास्टर के लिए कि भाई ये चीजों से यदि नुकसान होता है तो उन लोगों को SDRF के तहत क्या दिया जाएगा? रिलीफ फंड प्रोवाइड किया जाएगा।
ओकस एंड क्वाड, यहाँ पे ओकस और क्वाड को लेकर के बातें की गई हैं कि दोनों के बनने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है ना। यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने की दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई कि यूएस का फोकस जो है, यानी ओकस का जो मेन फोकस है, यानी यूके और यूएस का जो मेन फोकस है, वो अब अगला जाता हुआ दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा, एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना। अभी जैसा कि आप सभी को पता भी है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस और ब्रिटेन दोनों मिलकर के कोलेब्रेशन के साथ में यूएस और ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को बातें की गई हैं लेकर के। ठीक है, ओकस क्या है, तो ओकस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, ये अभी रिसेंटली बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओकस एक एक्रोनम है 3 कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। यहाँ पे मिलकर के 15 सितंबर 2021 यानी लास्ट मंथ ही इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है, 20 डेज एगो। ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस ग्रुप है, यानी आपसे टाइप पूछा जाए तो आप टाइप प्लीज बता सकें। क्लियर। कलेक्टिव सिक्योरिटी इसके लिए बनाया गया है, कौन से रीजन को सिक्योर करने के लिए, तो इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए। कितने देश आते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्वाड की। क्वाड क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका जो इनिशिएटिव है वो जापान लेकर के आया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे 2007 में, जिनका नाम था 98 नंबर के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लेकर के आए। जल्दी से हम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि रिसेंटली 100 नंबर के वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। इसको हमने कल की क्लास में डिस्कशन भी किया था। प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे 98 नंबर के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम 2007 में लेकर के आए। लेकिन उस टाइम पे ये बात नहीं बनी, लेकिन फाइनली जो नेगोशिएशन हुआ वो 2017 यानी 10 साल के बाद इस पे सहमति बनी, और ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम बना, है ना, जिसको चाइना ये कहता है कि ये एक तरीके का एशियन नाटो ग्रुप है, या इसको मिनी नाटो ग्रुप कहता है, ऐसे करके इसको क्रिटिसाइज करता है। इसका भी एक ही फोकस है, जो कि है इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर बनाना, और 4 देश इसमें मिलकर के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि ये चारों नेशन मिलकर के कौन सी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर। अब यहां पे डेटा दिया गया है रिलेटेड टू दी वायलेंस इज कस्टडियल या इन कस्टडी, पुलिस कस्टडी की बात की जा रही है कि भाई कि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पुलिस का जो व्यवहार है वो लोगों की तरफ कुछ अजीबोगरीब देखने को मिल रहा है, कुछ अलग तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पे बनाया गया है लोगों की सेवा के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन कुछ अलग ही तरीके का वायलेंस पुलिस कस्टडी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। कस्टडियल जो डेथ है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करता है। यहाँ पे ऑथर ने काफी सारा डेटा बताया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग डेटा ये मेंशन किया गया है 2001 से लेकर के 2018 का, जिसमें यह बताया गया कि 26 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी कस्टडी में लोग मारे गए हैं या जिनकी डेथ हुई है, और उसमें भी ये वायलेंस ऐसा कुछ निकल करके आया है। 1727 जो है वो डेथ रिकॉर्ड की गई है इंडिया के अंदर। ठीक है, ओनली 4.3% ऑफ दी 70 डेथ्स जो है 2018 के अंदर ही ये रिकॉर्ड की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही ये 4 स्टेट हैं जिसमें सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड हमें या पुलिस वाले कन्विक्टेड दिखे हैं जिनकी कस्टडी में डेथ हुई है। तो यहाँ पे इस डेटा को मेंशन किया गया है भाई, ये रिकॉर्ड कुछ आपको याद रखना है ना। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो ये है आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको आज बहुत अच्छे तरीके से
एक एक चीजें आप लोग तक मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। जो भी आप लोगों के डाउट हैं या जो भी क्वेरीज हैं, वो मुझसे आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बकायदा उनका या तो अगली क्लास में रिप्लाई करूंगा या तो फिर मैं आपको करंट कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हुई। आज के लिए इतना काफी हमारे सेशन में। हम फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन सीरीज में द हिंदू की। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।